वैदिक ज्योतिष में ना कुछ ग्रह संयोजन ऐसे होते हैं जो इंसान को अंदर तक बदल कर रख देते हैं। आज हम एक ऐसे ही बहुत गहरे और कह सकते हैं रहस्यमयी कॉम्बिनेशन को समझने वाले हैं, जब केतु यानी वैराग्य और अध्यात्म का ग्रह जन्म कुंडली के 11वें घर में बैठता है। ये स्थिति उस साधक की कहानी है जो संतुष्टि तो चाहता है, पर सांसारिक चीजों में उलझ कर नहीं, बल्कि उनसे एक कदम पीछे हटकर। जानते हैं, ये ज्योतिषीय स्थिति एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा करती है। जिंदगी में सब कुछ मिल सकता है, रिजल्ट्स आ सकते हैं, दुनिया वाहवाही कर सकती है, पर दिल के किसी कोने से एक आवाज आती है, क्या सच में मुझे यही चाहिए था? बस यही एक छोटा सा सवाल इस पूरी यात्रा का, इस पूरे कॉम्बिनेशन का केंद्र बिंदु है, जो इंसान को बाहरी दुनिया से खींचकर भीतरी दुनिया की तरफ मोड़ देता है। तो हमारी आज की ये जो चर्चा है वो इन 6 हिस्सों में आगे बढ़ेगी। हम सबसे पहले समझेंगे कि 11वां घर है क्या, फिर देखेंगे कि केतु के आने से माइंडसेट में क्या बदलाव आता है, फिर धन और रिश्तों पर इसके असर को देखेंगे, और आखिर में जानेंगे कि वो भीतरी यात्रा क्या है और सच्ची संतुष्टि का रास्ता कौन सा है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले नींव को समझना बहुत जरूरी है। ज्योतिष में ये जो 11वां घर है, आखिर ये है क्या? और जरा सोचिए, जब केतु जैसा ग्रह जिसके पास सिर ही नहीं है और जिसे भौतिक दुनिया में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो वहां जाके बैठ जाए तो होता क्या होगा? देखिए, परंपरागत रूप से 11वें घर को लाभ स्थान कहते हैं। ये हर तरह के लाभ और मुनाफे का घर है, चाहे वो पैसे से जुड़ा हो या किसी और रूप में। हमारे बड़ी बड़ी इच्छाएं, हमारे एम्बिशंस, हमारे दोस्त, हमारा सोशल नेटवर्क और हमारे बड़े भाई बहन, सब कुछ यहीं से दिखा जाता है। ये घर हमारी उन लॉन्ग टर्म अचीवमेंट्स को दिखाता है जिनके लिए हम पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं। मतलब एक तरह से ये संसारिक सफलता का शिखर है। अब कल्पना कीजिए, सफलता के इस घर में केतु आकर बैठ जाता है, एक ऐसा ग्रह जिसे इन सब चीजों में कोई रुचि ही नहीं है। बस यहीं से एक बिल्कुल अलग और अनोखी मानसिकता का जन्म होता है, जो दुनिया की भागदौड़ से एकदम अलग होती है। केतु यहाँ व्यक्ति को इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से एक तरह का वैराग्य दे देता है। पैसा आता तो है, पर अक्सर बड़े अजीब या अनकन्वेंशनल सोर्सेस से। ऐसे लोगों के दोस्त बहुत कम और चुनिंदा होते हैं, या फिर उनका सोशल सर्कल बहुत ही असामान्य होता है। उन्हें लाभ और दोस्ती के जरिए कुछ गहरे कार्मिक लेसन्स भी सीखने पड़ते हैं। भौतिक इच्छाओं में उनकी रुचि बहुत कम होती है और उनकी सोच भीड़ से अलग, एकदम इंडिपेंडेंट होती है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। 11वें घर में केतु का मतलब ये नहीं है कि सफलता नहीं मिलेगी, इसका मतलब है कि सफलता से लगाव नहीं होगा। ऐसे लोग जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन उस अचीवमेंट से उन्हें वो खुशी या वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता जिसकी दुनिया उम्मीद करती है। जीत के बाद भी मन एकदम शांत और स्थिर रहता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चलिए अब धन और महत्वाकांक्षा के इस विरोधाभासी फ्लो को और गहराई से समझते हैं। इस स्थिति में पैसा और लक्ष्य कैसे आते जाते हैं, ये काफी अनप्रिडिक्टेबल और दिलचस्प हो सकता है। जब पैसे की बात आती है तो लाभ अक्सर अचानक या अनएक्सपेक्टेड तरीके से होता है। इनकम के सोर्स भी ट्रेडिशनल नहीं होते, जैसे कोई आध्यात्मिक काम, रिसर्च या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे दुनिया अनजान हो। फाइनेंशियल ग्रोथ में बहुत उतार चढ़ाव रहता है, और सबसे खास बात, धन को इकट्ठा करने या जमा करने की कोई बहुत ज्यादा इच्छा नहीं होती। केतु धन देता है, पर उस धन का मोह छीन लेता है। ये चार्ट सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक कहानी कहता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक साल में इनकम शिखर पर पहुंच सकती है, तो अगले ही साल बहुत कम हो सकती है, और फिर अचानक उससे भी ज्यादा बढ़ सकती है। ये जो इंस्टेबिलिटी और अनप्रिडिक्टेबल फ्लो है, यही केतु के प्रभाव का एक साफ संकेत है, जो बताता है कि भौतिक लाभ स्थायी नहीं है। और एम्बिशन के मामले में भी ठीक यही होता है। भौतिक उपलब्धियों जैसे बड़ा घर या महंगी गाड़ी पाने की इच्छा कम हो जाती है। समय के साथ जीवन के लक्ष्य बदलते रहते हैं। हो सकता है कि शुरुआत में ये क्लियर ही न हो कि जीवन में करना क्या है। असली सैटिस्फैक्शन और आनंद भौतिक चीजों से नहीं, बल्कि ज्ञान, अध्यात्म या किसी क्रिएटिव काम जैसे अभौतिक परस्यूट से मिलता है। अब आते हैं पर्सनल रिलेशनशिप्स के क्षेत्र में। देखते हैं कि केतु दोस्ती और पारिवारिक रिश्तों को कैसे प्रभावित करता है। यहाँ उसके लिए संख्या नहीं, बल्कि रिश्तों की गहराई मायने रखती है। इन लोगों के दोस्त बहुत कम होते हैं, लेकिन जो भी होते हैं वो बेहद गहरे और सार्थक होते हैं। वे बड़ी बड़ी पार्टियों या सोशल ग्रुप से खुद को थोड़ा अलग और असहज महसूस करते हैं।
उनका जुड़ाव अक्सर आध्यात्मिक, रहस्यमय या अपने फील्ड के बहुत ही अनकन्वेंशनल लोगों से होता है। हालांकि दोस्तों से अलगाव की इस भावना के कारण कभी-कभी गलतफहमियां भी पैदा हो सकती हैं। ये संदेश एकदम साफ है। ये लोग भीड़ की तलाश में नहीं हैं, वे गहरे जुड़ाव की तलाश में हैं। उनके लिए सामाजिक मेलजोल का असली मकसद आत्मा से आत्मा का संबंध बनाना है, न कि बस सतही बातचीत करके समय बिताना। बड़े भाई बहनों के साथ भी रिश्ता अक्सर कुछ अलग या दूर का होता है। हो सकता है कि उनके माध्यम से कुछ पुराने कर्मों का हिसाब किताब हो रहा हो, जिससे कुछ जरूरी सबक सीखने को मिले। कई बार इमोशनल या फिजिकल दूरी भी संभव है। ये बंधन पारंपरिक भले ना हो, लेकिन इसके पीछे कोई ना कोई गहरा आध्यात्मिक कारण जरूर होता है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, आंतरिक यात्रा की चुनौतियां। ये स्थिति अंदरूनी संघर्षों और गहरे आध्यात्मिक बदलावों को जन्म देती है। एक ऐसी यात्रा जो खालीपन के एहसास से शुरू होकर जीवन के सच्चे अर्थ की खोज पर जाकर पूरी होती है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखें तो सब कुछ हासिल करने के बाद भी एक खालीपन का एहसास बना रह सकता है। मन में अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को लेकर लगातार सवाल उठते रहते हैं। सांसारिक लाभों से संतुष्ट महसूस करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है, जिससे कभी-कभी सामाजिक अलगाव या अकेलेपन की भावना भी घर कर सकती है। तो असली चुनौती लक्ष्य हासिल करना नहीं है, बल्कि ऐसे लक्ष्यों को परिभाषित करना है जो आत्मा को संतुष्टि दें, जो मीनिंगफुल हों। ये जीवन का वो महत्वपूर्ण मोड़ है जहां ध्यान बाहरी दुनिया के वैलिडेशन से हटकर पूरी तरह से आंतरिक उद्देश्य को खोजने पर फोकस हो जाता है। आध्यात्मिक रूप से देखें तो ये चुनौतियां असल में विकास के लिए एक पावरफुल कैटलिस्ट का काम करती हैं। ये स्थिति वैराग्य के लिए बहुत शक्तिशाली मानी जाती है। व्यक्ति को ये एहसास होता है कि सांसारिक लाभों की एक सीमा है और असली खुशी कहीं और है। बस यहीं से आध्यात्मिक संतुष्टि की ओर झुकाव बढ़ता है और इंसान भौतिक इच्छाओं के जाल से बाहर निकलने लगता है। और अंत में आइए सच्ची संतुष्टि के मार्ग पर बात करें। 11वें घर में केतु की ऊर्जाओं को संतुलित करके कैसे एक सार्थक जीवन जिया जा सकता है, इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल गाइडेंस देखते हैं। केतु की दिशाहीन ऊर्जा को संभालने के लिए साफ और सार्थक लक्ष्य तय करना बहुत जरूरी है। ओम केतवे नमः मंत्र का जाप मन को शांत करने में मदद कर सकता है। पूरी तरह से दुनिया से कटने के बजाय कुछ हेल्दी सोशल कनेक्शंस बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। और हाँ, चैरिटी या ग्रुप की भलाई के कामों में शामिल होना सबसे अच्छा उपाय है, क्योंकि यह समाज 11वां घर से जुड़ने का एक निस्वार्थ केतु तरीका है। और आखिर में 11वें घर में बैठा केतु हमें सबसे बड़ा सबक यही सिखाता है। वो बताता है कि सच्चा लाभ बाहरी धन दौलत या शोहरत नहीं है, बल्कि मन की शांति है। यहाँ आकर लाभ की परिभाषा ही बदल जाती है, यह भौतिक से आध्यात्मिक हो जाती है। तो जब सारी दुनिया अंतहीन इच्छाओं के पीछे भाग रही होती है, 11वें घर का केतु चुपके से कानों में कहता है, इच्छाएं कम करो और जीवन का अनुभव ज्यादा करो। ये एक बहुत गहरा विचार है जो हमें याद दिलाता है कि सच्ची दौलत कुछ पाने में नहीं, बल्कि जो है उसमें होने में है।